जय नमस्कार साथियों, मैं रोहित तोमर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, डीडीयू के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चालू कर दिया था कराना, जिसमें 2 पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, यानी 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज बचे हुए 50 प्रश्नों को हम करेंगे। जिस प्रकार आप लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और आप लोगों के कुछ जैसे 2-3 लोग हैं, उनके कमेंट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आप भी उसी प्रकार कमेंट करिए, तो लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बीए का क्वेश्चन पेपर है, पार्ट 3 आज का, जिसमें आज हम 101 से ऊपर वाले प्रश्न करेंगे। तो 101वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, हु इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, हमारे पास जो ज़्यादातर सामान मिलता है वो चीनी सामान मिलता है, तो हमारा सबसे अच्छा व्यापारिक जो साझेदार है, ट्रेडिंग पार्टनर है, ये चीन है। और ये 2019 का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग ये चीन आंसर होगा। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या द मेन एम ऑफ 11th 5-year प्लान्स वॉज। तो इसका सही उत्तर है सभी ग्रामों में समावेशी विकास, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ऑल इन सेक्टर। ठीक है। भारत वह खनिज जिसमें भारत काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है, यानी कि किस चीज़ पर भारत डिपेंडेंट रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, कच्चा लोहा हमारे यहाँ निकलता है, बॉक्साइट निकलता है, अभ्रक भी निकलता है। अभ्रक में तो आपको मध्य प्रदेश का स्थान पता ही होगा। पारा जो है, यानी कि मरकरी, ये इंडिया में नहीं निकलता इतना ज़्यादा, इसलिए हम लोगों को इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। पारे के बारे में आप लोगों को पता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। जबकि पारा क्या है, पारा का जो साइन वो पूछ लेता है आपसे, तो HG से रिप्रेजेंट करते हैं पारे को। ठीक है। मरकरी इंग्लिश में कहते हैं। और पारा आपने देखा होगा, जब थर्मोमीटर के अंदर पारा वाइट कलर का होता है, पारा भरा हुआ देखा होगा। ठीक है। योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में भारत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कुल लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत था, तो 27.5%। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण शहरी जनसंख्या में तो 69 ये 31 का था। लेकिन ये जनगणना के प्रश्न आप लोग देख लेंगे तो एक बार ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डाटा कई बार अलग अलग हो जाता है। तो 2021 की अभी जनगणना आई नहीं है, आप लोगों को 2011 वाली को ही अच्छे से करके जाना है, जिसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि यूपी के बारे में आप एक एक चीज़ को पढ़ लें। ठीक है। भारत में वैज्ञानिक तरीके से पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई। तो VKRV राव के समय पर भारत में की गई थी। और दादा भाई नेहरू जी के बारे में जानते होंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं ना। ठीक है। ग्रैंड ओल्ड, इसके बारे में तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अगला वाला प्रश्न ये है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उज्ज्वला योजना जो है आपकी है, वो निःशुल्क गैस कनेक्शन से संबंधित है। और उजाला जो है वो आपकी विद्युत से संबंधित है, यानी LED बल्ब से संबंधित है। ठीक है। ये दोनों योजना याद रखना। उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से स्टार्ट की गई, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इस प्रश्न के बारे में भी आप लोग याद रखना, महुआ उत्तर प्रदेश। 108वां, भारत की सकल घरेलू बचत में कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहता है। तो निजी क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, आपको पता है, यानी प्राइवेट सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा बलिदान रहता है या योगदान रहता है। ठीक है। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ये प्रश्न मैं आपको पहली वीडियो में ही कराया हूँ, तो याद रखना, चौधरी रहमत अली जो थे, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन अब अधिकतर लोगों का जो मैंने देखा था आंसर लगा था मोहम्मद अली जिन्ना। भाई अली जिन्ना ने तो केवल पाकिस्तान को यूज किया था। ये चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, या शायद ऑक्सफोर्ड के थे, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे, और इन्होंने सबसे पहले ये यूज किया था वर्ड पाकिस्तान। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट, ये प्रश्न आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था आपको, और प्रयाग सर ने भी आपको पढ़ाया ही था ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देंगे। ये भी बताएंगे कि यंग बंगाल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है।
और उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता ही होगा 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आता है जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी थे। अगर सी गोपालाचारी की बात करें तो ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और आखिरी भी गवर्नर जनरल भारतीय आखिरी भी यही थे। ठीक है, 1857 के महाविद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। और इनसे पहले हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की फेमस नीति आपको पता है हड़प नीति, जिसको डॉक्टर नॉलेब्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ प्रश्न इंग्लिश में भी हैं, तो आप लोग देख पाएंगे। अगर आप लोग ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया टीम का, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी। और इसके बाद दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाना है तो किस यूनिवर्सिटी का कराना है ये भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। दांडी, जहाँ महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील लंबी पैदल यात्रा को समाप्त किया था, किस जनपद में स्थित है? तो वो भुज है। ठीक है, अब दांडी मार्च के बारे में आप लोग क्या जानते हैं वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। कौन कौन लोग थे जिन्होंने साथ दिया, और ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ होती है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके क्या लिखा है? इन हु सपोर्ट गांधी जी अपॉइंटेड अगेंस्टेड द ड्यूरिंग द चंपारण, मतलब किसके समर्थन में गांधी जी ने संघर्ष किया था? तो याद रखना किसान। चंपारण बिहार के अंदर है। चंपारण सत्याग्रह आपका जो 1917 में होता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, 1916 में घूमते हैं, 1917 में पहला आंदोलन होता है चंपारण सत्याग्रह, जिसमें 3 कठिया जमीन का जो विवाद था, यानी कि जो 20 बिस्सा की जो ज़मीन होती है इसमें उन्होंने कहा था अंग्रेजों ने कि 3 हिस्से में आप लोग नील की खेती करेंगे, उसी के लिए किसानों के समर्थन में गांधी जी जाते हैं। तो इसका सही उत्तर गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही उत्तर है 1929। 1929 के बारे में आपको बता दूं, लाहौर अधिवेशन होता है यहाँ। ठीक है, लाहौर सेशन लगता है और यहीं पर हम पहली बार पूर्ण स्वतंत्र का नारा भी देते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था संविधान सभा में, और पहले स्वतंत्र भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? तो उग्रवादी नेता की बात करें तो अरविंद घोष जो थे उग्रवादी नेता थे। ठीक है, यानी एक्सट्रीमिस्ट थे। गदर पार्टी की स्थापना कई बार पूछी गई है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, USA में हुई थी, और गदर पार्टी की स्थापना करने वाले थे लाला हरदयाल। ठीक है, यहाँ पूछ भी लिया है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जी जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। लाला लाजपत राय के बारे में आप जानते होंगे, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोग मुझे थोड़ा बहुत बता देंगे, और भगत सिंह के बारे में आपको क्या ही बताना है। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी कब लगी? 23 मार्च। 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। बस ऐसे कनेक्ट करना सीख लो प्रश्नों को, फिर क्या ही दिक्कत होने वाली है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाला ही क्वेश्चन है क्या? सीमांत गांधी के नाम से कैसे जाना जाता है? तो मैंने इसमें देखा, सबसे ज़्यादा मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ तो इसमें अधिकतर उपनाम जो दिए गए हैं उनके बारे में अधिकतर पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से कैसे जाना जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो अगर आप इसका देखेंगे तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचयिता किसने की? तो वंदे मातरम गीत की रचयिता की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जनगण मन की जो की है वो किसने की है? तो इसके बारे में आपको बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब थी गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछ रहा है। अगर देखो भारतीय अध्यक्ष पूछता है तो सरोजिनी नायडू। अगर केवल अध्यक्ष महिला अध्यक्ष पूछता है जिसमें किसी का वर्णन नहीं किया जाता तो वहाँ पर एनी बेसेंट आएंगी। ठीक है, PDF सही नहीं लगा, सॉरी। किसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू जो हैं वो पहली भारत की गवर्नर जनरल भी रही हैं
ठीक है। इसके बाद आता है उपन्यास आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है आनंद मठ। और आनंद मठ से हम लोगों ने क्या लिया है, जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है प्रथम महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। और इस बार गोल्ड मेडल किसने जीता ओलंपिक में? नीरज चोपड़ा। किस खेल में जीता था? भाला फेंक। बहुत सही। विश्व कीर्तिमान बनाने वाले भारत के सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? तो निशानेबाजी से संबंधित थे। ये करंट के प्रश्न आप लोगों को मिल रहे हैं, करंट पढ़ते रहना है आप लोगों को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? तो 29 अगस्त को मनाया था राष्ट्रीय खेल दिवस। और 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की याद मनाया था, ठीक है। KD सिंह बाबू किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से। ये प्रश्न आपसे खेलों से पूछे जा रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। आप लोगों को जैसे पता है राज्यसभा उच्च सदन है, कभी भंग ना होने वाला सदन है। इसके हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्शन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, इतना भी याद रखना। निम्न में से किस भारतीय राज्य को अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। ये 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए 370 आर्टिकल में था वहाँ पे, ठीक है। अलग संविधान था उन लोगों को। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया है कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा था आत्मा संविधान की, वो थी प्रियम्बल या प्रस्तावना। और अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में पूछा जाए तो संवैधानिक उपचार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो इसका सही उत्तर है ए, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की नहीं है? तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे 1976 में, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 51A में जोड़े गए हैं ये, और पार्ट है 4A, सॉरी पार्ट 4A है, ठीक है, इतना याद रखना। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या थी? तो देखो लागू होने की बात कर रहा है तो लागू होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950 और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। संविधान बनने में लगा समय 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। और इनकी हिंद स्वराज, ये भी एक पुस्तक है, वो भी याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन रहे, और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। इन्हें संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का, ठीक है। इतना भी याद रखना, डेट वेट पूछा जा सकता है कभी आपसे। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखित है? अगर स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 में लिखा है, ठीक है। बोलने का अधिकार, सारी चीज़ें इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 32 बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ आपको, ये आर्टिकल्स आपको नहीं भूलने, ये आर्टिकल्स आपको नहीं भूलने। भारत में वैश्विक मताधिकार हेतु निर्धारित आयु 18, इससे पहले 21 हुआ करती थी, लेकिन जब राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक संविधान के तहत यानी 69वां संविधान संशोधन था जिसके तहत इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी उम्र सब लोगों की याद रखना। जैसे कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो 35, राज्यपाल की बात करें 30, राज्यसभा के सदस्य की बात करें 30, लोकसभा के सदस्य की बात करें 25, और प्रधानमंत्री की बात करें 25, विधायक की बात करें 25, और ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसकी बात करें 21, यानी सरपंच की 21, इतना याद रख लेना, और वोटर की 18 वर्ष। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम क्या है नीचे दिए गए? तो अगर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, आपको पता है पहले थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आते हैं आपके R वेंकटम, फिर शंकर दयाल शर्मा। तो साथ ही इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने 150 प्रश्न कर लिए हैं।
मैंने अधिकतर आप लोगों से जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, अगर आपको अगली वाली वीडियोस चाहिए इसी पैटर्न पर तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। आने वाले समय में आपको और वीडियोस दूंगा। धन्यवाद।